Hello students, welcome to our channel Humanities with Shagun. So today we are basically going to study class 11 chapter equality of the book NCERT, and we are going to cover different aspects of equality, the meaning, importance and different various aspects related to the equality, versions of the equality, political equality क्या होती है, economic equality क्या होती है. So we are going to discuss these kinds of aspects along with the meaning and importance of the chapter. सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इक्वालिटी. सबसे पहले क्या बोला जाता है, इक्वालिटी होती क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चैप्टर को समझने से पहले मीनिंग इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमें मीनिंग समझना पड़ेगा कि इक्वालिटी होती क्या है. अगर वन वर्ड में कोई आपसे पूछे चैप्टर में, अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन आती है फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स की व्हाट इज इक्वालिटी, डिफाइन इक्वालिटी, सो आप सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स डिजर्व इक्वल मोरल वर्थ, dignity and equal treatment and consideration. These three words are very important here. यहाँ पे आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि इक्वालिटी का मतलब होता है कि सारे ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स प्रेजेंट इन द अर्थ, कहीं ना कहीं जितने भी लिविंग बींग हैं, वो जो भी अर्थ में रहते हैं, जो भी इस वर्ल्ड में रहते हैं, वो क्या डिजर्व करते हैं. 3 मेन पॉइंट्स यहाँ पे आप हाईलाइट करके लिखोगे. इक्वल मोरल वर्थ मीन्स सबको कहीं ना कहीं एक वर्थ मिलनी चाहिए, एक इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए. एंड सेकेंड द डिग्निटी. डिग्निटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग द लाइफ, द बेसिक एस्पेक्ट रिलेटेड टू लिबर्टी. एंड द मेन थिंग इक्वल ट्रीटमेंट एंड कंसिडरेशन. इक्वल ट्रीटमेंट इन ऑल द एरियाज, पॉलिटिकल एरिया, social area, economic area. So equal treatment is very important. So basically we are going to discuss the definition of equality, or we are going to present the definition of equality by including all 3 words: equal moral worth, dignity and equal treatment and consideration. So this is the definition that you are going to incorporate in your answer. Then we are basically covering what does not mean the equality. इक्वालिटी क्या नहीं होती है, इस चीज़ को हमें समझना है. सो इक्वालिटी हमने समझी कि होता क्या है. यहाँ पे 3 वर्ड्स मेन इंपॉर्टेंट है. अब हम समझेंगे कि इक्वालिटी क्या नहीं होती है. सो इट डज नॉट मीन दैट एवरी पर्सन इज ट्रीटेड आइडेंटिकली और यूनिफॉर्मली. ये नहीं होता है कि हर पर्सन को आप एक यूनिफॉर्मिटी के साथ, हर पर्सन को साथ आप एक आइडेंटिकल वे में ट्रीट कर दो. बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं आइडेंटिकल वे में हम ट्रीट क्यों नहीं कर सकते. आइडेंटिकल मीन्स द सिमिलर वे. एक ही तरीका सब पे यूज नहीं किया जा सकता ट्रीट करने का. सिमिलर वे और कहीं ना कहीं सेम जो तरीका होता है उसको हम यूज नहीं कर सकते. एक जो यूनिफॉर्मिटी होती है उस तरह से हम ट्रीट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एवरी वन हैज डिफरेंट एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट. सबकी एबिलिटीज अलग होती हैं, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं. पहले आप मीनिंग लिखोगे, देन आप बताओगे इक्वालिटी डज नॉट मीन द आइडेंटिकल ट्रीटमेंट. वाई इट डज नॉट मीन द आइडेंटिकल ट्रीटमेंट? दैट यू आर गोइंग टू रिफर ऑल दीज 4 पॉइंट्स हियर. आप चारों पॉइंट मेंशन करोगे. बिकॉज एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पीपल आर डिफरेंट. सबकी एबिलिटी अलग है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है. अगर कोई कहीं ना कहीं पैरा एथलीट है हमारा और कोई हमारा नॉर्मल एथलीट है, तो उनकी एबिलिटीज में डिफरेंस आ जाता है. अगर कोई यहाँ पे क्रिकेट खेलता है और कोई यहाँ पे फुटबॉल खेलता है, तो उनके जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है. सो आप क्रिकेट वाले को आप compete नहीं कर दोगे फुटबॉल वाले के साथ. सो इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, एबिलिटीज अलग अलग होती हैं. देन टैलेंट्स एंड प्रीफरेंसेस. किसी चीज़ का टैलेंट, कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई एथलेटिक्स में अच्छा है. तो सबके टैलेंट्स अलग अलग हैं, सबकी प्रीफरेंसेज अलग अलग है, सबकी चॉइसेस अलग अलग होती हैं. देन इनकम एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड. कोई कहीं ना कहीं बहुत रिच क्लास से आता है, हाई क्लास से आता है. कोई यहाँ पे मैक्सिमम हम क्या देखते हैं, इंडिया को अगर हम लेते हैं फॉर कंसिडरेशन, फॉर एग्जाम्पल, सो मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज बिलोंग टू द मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास. तो यहाँ पे इकोनॉमिक बैकग्राउंड में भी डिफरेंशिएशन होता है कहीं ना कहीं. देन हम क्या देखते हैं, एजुकेशन एंड द स्किल सेट. जो एजुकेशन मिलती है, हमें पता है कि कुछ लोग यहाँ पे आईआईटीज और आईएम जैसे जगहों से भी ग्रेजुएट्स होते हैं, कुछ नॉर्मल जगहों से भी ग्रेजुएट्स होते हैं और कुछ डिस्टेंस लर्निंग भी प्रीफर करते हैं. तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में डिफरेंस आता है कि स्किल सेट आपके पास में क्या है. कोई बहुत अच्छा कुक हो सकता है, कोई बहुत अच्छा यहाँ पे साइंटिस्ट हो सकता है. सो स्किल सेट अलग होता है, एरिया अलग होता है, एजुकेशन अलग होती है, टैलेंट, प्रेफरेंसेस, इनकम, एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑल डिफरेंट. दैट्स व्हाई यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन करने के बाद आप बताओगे, क्योंकि इतने सारे डिफरेंसेस को इनकॉर्पोरेट करके आप एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते एक जैसा सबको. दैट्स व्हाई इक्वालिटी डजंट मीन द आइडेंटिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द पर्संस. आइडेंटिकल ट्रीटमेंट आप नहीं दे सकते हो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस. ये तो सिर्फ 4 यहाँ पे हमने पॉइंट लिखे हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं. फिर हम
हम क्या देखें, इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द इक्वल वर्थ ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। सो आप कंक्लूड करके क्या लिखोगे, 2 मार्क्स में अगर जाएगा तो इतना आंसर आपका आएगा सीधे सीधे। सो कंक्लूड करके आप क्या लिखोगे, सीधे सीधे इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स इनइक्वालिटी, एक तरह से कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी वाला जो ट्रीटमेंट होता है उसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, जो भी सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उसका कहीं ना कहीं एब्सेंस होना, उसका ना होना, प्लस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वल वर्थ ऑफ ऑल द इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल्स को एक इक्वल वर्थ के साथ में रिकॉग्निशन देना, आइडेंटिफाई करना ही क्या कहलाता है, इक्वालिटी कहलाता है। सो यू कैन कंक्लूड द डेफिनेशन ऑफ द इक्वालिटी बाय राइटिंग दिस सेंटेंस दैट इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन and recognition of the equal worth of all the individuals. Then you can say that it is very powerful moral and political ideal. Equality क्या है, हमारा बहुत powerful moral और political ideal है। moral क्यों बोला जा रहा है, because हमें देखने को मिलता है जब से कहीं ना कहीं ह्यूमन सिविलाइजेशन हमारी चल रही है तब के टाइम से इक्वालिटी को क्या किया गया है, प्रमोट करने की बात की गई है। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं, और आइडियल है पहली चीज, और पॉलिटिकल क्यों है, बिकॉज इन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड वेरियस अमेंडमेंट्स, वेरियस प्रोसीजर्स, वेरियस लॉज, वेरियस प्रोग्राम्स, वेरियस पॉलिसीज बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड एंड इंक्लूडेड टू प्रमोट इक्वालिटी। बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं, बहुत सारे यहाँ पे चीजें क्रिएट की गई हैं, प्रोग्राम बनाए गए हैं, किस चीज के लिए, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। मीन्स ऑल द बीइंग्स डिजर्व इक्वल इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट एंड ट्रीटमेंट। इसका मतलब क्या है कि सारे बीइंग्स जो हैं वो इक्वल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस और इक्वल रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं। सो बेसिकली हमको यहाँ से ये समझ में आता है कि इक्वालिटी क्या होती है। इक्वालिटी को आप 2 मार्क्स में कैसे लिख सकते हो, ये समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अभी पूछ सकते हो। देन इसके बाद हमको ये समझना है कि कहीं ना कहीं इक्वालिटी के एस्पेक्ट्स क्या हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं इक्वालिटी से रिलेटेड। Here we are going to discuss about the importance of equality because we have studied about the meaning of the equality. हमने meaning देख लिया है। Then अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पे equality का कहीं ना कहीं importance क्या आता है। So first of all, अगर ये long में question आता है कि what is meaning, definition and also the importance, तो आप तीनों को cover करके लिख सकते हो। meaning और definition हमने last में देख ली, और अभी हमें क्या देखना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो equality का ideal है उसका क्या important role है। So ideal of equality has been important इन द स्ट्रगल्स अगेंस्ट। जो आइडियल है इक्वालिटी का वो कहीं ना कहीं उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किस चीज में, द आइडियल ऑफ इक्वालिटी हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रगल अगेंस्ट। किन चीजों के अगेंस्ट स्ट्रगल करने में, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूडल प्रिविलेजेस, सेकेंड अरिस्टोक्रेसी, थर्ड कॉलोनिज्म एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पे हमें फ्यूडल प्रिविलेजेस देखने को मिलती हैं, जो हमारे लॉर्ड्स हैं, जो हमारे किंग्स हैं, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, उनको जो कहीं ना कहीं प्रिविलेजेस मिली रही हैं, और जो जनरल पीपल से कहीं ना कहीं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट किया गया है। मीन्स अपर क्लास जो है यहाँ पे, जो फ्यूडल हैं, जो लॉर्ड्स हैं, उनके पास में कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस हैं, जैसे उन्हें टैक्स से रिडेम्पशन दे दिया गया है। जैसे हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन में देखा था कि फ्यूडल्स को टैक्स पे नहीं करना, सारा टैक्स किसको पे करना है, जो जनरल पब्लिक है उसे पे करना है। सेकेंड अरिस्टोक्रेटिक क्लास, अरिस्टोक्रेट्स मीन्स जो पावरफुल रिच पीपल हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रिविलेजेस मिली हैं, टैक्स एग्जेम्पशन मिला हुआ है, उनको कहीं भी वो आ जा सकते हैं। तो इस तरह का जो कहीं ना कहीं हाई क्लास ट्रीटमेंट है, एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट, उसके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने में इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो हमारी हेल्प करता है। फिर हम क्या देखते हैं, कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है, वेदर इट बी द स्टोरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको भी फ्रेंच ने कॉलोनाइज किया। देन इंडिया को भी अगर हम एग्जांपल देखें तो इंडिया भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलती है हमको। बहुत सारे कॉलोनाइजर्स इंडिया आए हैं, चाहे वो दानिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी हो, जिसने कि हम पर बहुत सालों तक रूल किया। सो कॉलोनिज्म के अगेंस्ट, बिकॉज ड्यूरिंग कॉलोनिज्म होता ही क्यों है, बिकॉज ऑफ certain powerful country want to expand their area, want to expand their influence at the global level। उन्हें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, उन्हें अपने आइडियाज को बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पे कॉलोनाइजेशन किया जाता है। कॉलोनाइजेशन का इन टर्न सबसे मेन एग्जांपल होता है द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। जो नेटिव कंट्री होती है उसके लोगों का एक्सप्लॉयटेशन। मीन्स जैसे ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं, ये एक इनइक्वल ट्रीटमेंट है कि आप कलर के बेसिस पे, ऐसा नहीं होता। साउथ अफ्रीका में हमें क्या देखने को मिलता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ इट, कि हमने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे देखा है। तो चाहे इंडिया में कॉलोनाइजेशन हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो अपार्थीड रिजीम,
चाहे यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल जो है उसमें इक्वालिटी का प्रिंसिपल हेल्प करेगा कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सो वी हैव अ राइट टू ट्रीट इक्वली। हम अगर ह्यूमन बींग्स हैं तो हम सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वेदर वी आर रिच, वेदर वी आर पुअर, वेदर वी आर फ्रॉम वेदर आवर स्किन कलर इज बेसिकली वाइट और वेदर आवर स्किन कलर इज ब्राउन। आप इस चीज पे, और ब्लैक ऑल्सो, अगर ऐसा है तो ये कोई वेदर वी आर मेल और वेदर वी आर फीमेल, वेदर वी आर मोस्ट एजुकेटेड और वेदर वी आर लेस एजुकेटेड, सो ये कहीं ना कहीं अनइक्वल ट्रीट करने के तरीके नहीं हो सकते। एंड द लास्ट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होता रहा है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कैसे हमें देखने को मिलता है कि अब जो हमारे लोअर क्लास के पीपल हैं उनको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, और बेसिकली जिनके पास पैसा है, मनी है, पावर है, उनको किस तरह का ट्रीटमेंट मिल रहा है, इट इज़ वेरी डिफरेंट। कहीं भी आप देख लो सोसाइटी में आपको कॉमन एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, द ट्रीटमेंट ऑफ द रिच पीपल एंड द ट्रीटमेंट ऑफ अ पुअर पर्सन। तो हम किस तरह से बिहेव करते हैं, इवन द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में जब स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, बिकॉज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सिविलाइजेशन हमें क्या समझ में आया कि इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। और इक्वालिटी क्या होती है अगर नहीं पता है तो जाके पीछे फिर से देखो कि इक्वालिटी का मतलब क्या था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल ने हेल्प की है, आप सीधे सीधे लिखोगे इंपॉर्टेंस में, बिकॉज इट हेल्प इन द स्ट्रगल्स अगेंस्ट फ्यूडल प्रिविलेजेस। यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, इवन अरिस्टोक्रेसी। आप इवन फ्रेंच रिवोल्यूशन के साथ साथ आप चाहे जर्मन रिवोल्यूशन का, चाहे ब्रिटेन का जो यूनिफिकेशन हुआ था, आप सबका एग्जाम्पल डाल सकते हो। सो फ्यूडल प्रिविलेजेस अगेंस्ट द फ्यूडल प्रिविलेजेस, अगेंस्ट द अरिस्टोक्रेसी ऑल्सो, अगेंस्ट द कॉलोनाइजेशन, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए ऑल्सो, एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बाय द रिच पीपल टू द पुअर पीपल। ये सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे डालोगे। देन हमें क्या देखने को मिलता है, बिकॉज डिमांड फॉर इक्वालिटी वॉज वेरी सर्टेन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सिविलाइजेशन। हमें क्या देखने को मिलता है, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे स्ट्रगल होता है, और यहाँ पे जो इक्वालिटी की डिमांड है वो प्रोमिनेंट निकल के आती है, बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है। सो इट इज़ प्रोमिनेंट ड्यूरिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। जितने भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हुए हैं, जितने भी रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स हुए हैं, चाहे हमने कोई भी रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल देखा हो, चाहे वो फ्रेंच रिवोल्यूशन हो, चाहे वो इंडिया का नेशनलिज्म हो, वो सारे में हमें क्या देखने को मिला है, कहीं ना कहीं डिमांड ऑफ इक्वालिटी एक प्रोमिनेंट फिगर की तरह देखने को मिली है। देन एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789, जो फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में, इक्वालिटी वाज अ मेन प्रोमिनेंट फिगर ओवर देयर आल्सो। चैलेंज द प्रिविलेजेस ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, यहाँ पे जो रिच और पावरफुल पीपल थे, यहाँ पे जो किंग्स थे, उनके जो मिनिस्टर्स थे, उन्हें टैक्स एग्जेम्पशन मिला हुआ है, उनको कहीं ना कहीं जो गुड्स और सर्विसेज मिल रही हैं, उनको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉज बने हुए थे, तो उनके अगेंस्ट में क्या होता है, एक स्ट्रगल स्टार्ट होता है। उनकी जो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल है प्लस वो, और यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी जो वर्स्ट कंडीशंस हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रगल स्टार्ट होता है, विच वी नो एज द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1789। इन दे चैलेंज द प्रिविलेजेस ऑफ द अरिस्टोक्रेसी। सिमिलरली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो, जब राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ भी कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी वाला ट्रीटमेंट था, किसका इनइक्वालिटी का ट्रीटमेंट, चाहे वो रिच और पुअर का हमें देखने को मिल रहा हो, चाहे वो ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में देखने को मिल रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया का भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। एंड फ्रॉम दिस स्ट्रगल द आइडियल्स कौन कौन से आइडियल निकल के आते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियल्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मीन्स कहीं ना कहीं एक जो खुद की रिस्पेक्ट होती है, एक जो खुद की फ्रीडम होती है। इक्वालिटी मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट की बात की जाती है, एंड फ्रेटर्निटी मीन्स कहीं ना कहीं आपको सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ये आइडियल्स इमर्ज होके आते हैं फ्रॉम द स्ट्रगल्स एंड टेकिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एज अ प्रोमिनेंट रोल। जब हम उसको रोल में लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये आइडियल्स इमर्ज होते हैं। देन हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इक्वालिटी इज कनेक्टेड विद द ह्यूमन डिग्निटी। हमने यहाँ पे क्या बात करी कि इक्वालिटी से आइडियल आया लिबर्टी का, खुद की फ्रीडम का, खुद की एक तरह से इक्वल ट्रीटमेंट का। तो इसीलिए क्या बोला गया, इक्वालिटी इज कनेक्टेड विद ह्यूमन डिग्निटी। इक्वालिटी किस चीज से कनेक्टेड है, ह्यूमंस की बेसिक डिग्निटी से रिलेटेड है, बेसिक लाइफ से रिलेटेड है, बेसिक नीड है कहीं ना कहीं, ठीक है।
एग्जाम्पल, ट्रीटिंग अ पर्सन इंफीरियर ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर हम किसी पर्सन को कास्ट के बेसिस पे लोअर ट्रीट कर रहे हैं, अगर उसकी कास्ट कम कहीं ना कहीं लोअर है, हम सोसाइटी में क्या देखते हैं, कुछ अपर कास्ट के लोग होते हैं, कुछ लोअर कास्ट के लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडियन सोसाइटी में हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, उन्हें कहीं ना कहीं अपर कास्ट कंसीडर किया जाता है, एससी एसटी लोअर कास्ट कंसीडर होते हैं। सो बेसिकली अगर हम किसी इंसान को ट्रीट कर रहे हैं इंफीरियर, छोटा ट्रीट कर रहे हैं, या उसे हम इनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वो भी कास्ट के बेसिस पे, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, अगर आप किसी को इंफीरियर ट्रीट कर रहे हो, देन यू आर वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हियर इज इक्वालिटी, कि आप इक्वल ट्रीटमेंट को कहीं ना कहीं गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अनइक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, इट ट्रीट्स पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट। ये जो प्रिंसिपल है हमारा इक्वालिटी का, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है हमारा, वो क्या करता है, इट ट्रीट्स पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट। वो सारे लोगों को कैसे ट्रीट करता है, इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करता है। एंड प्रोवाइड फेयर अपॉर्चुनिटीज इन देयर एरियाज। पहली चीज तो इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, दूसरी चीज यहाँ पे फेयर अपॉर्चुनिटीज देना। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई अगर पुअर है तो उसको पढ़ने लिखने के मौके कम मिल रहे हैं, या उसको जॉब एप्लीकेशन डालने को नहीं मिल रहा है। आर्टिकल 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल द पीपल इन द पब्लिक एरियाज। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, आप रिच हो, आप पुअर हो, आप जर्नल हो, आप SC ST हो, आप OBC हो, आपको क्या मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इन देयर एरियाज, जिस एरिया से भी आप बिलोंग कर रहे हो। देन हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं हमारा क्या हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी विद सर्टेन एग्जांपल्स, जो आप अपने आंसर में हाईलाइट करोगे, मेंशन करोगे। फिर हमें क्या देखने को मिलता है कि इक्वालिटी कितनी तरह की हो सकती है। सो द टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, मे बी वी कैन क्लैरिफाई इट इन द नेचुरल एंड सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। इक्वालिटीज जो हमारी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी होती है, वो हमारी नेचुरल भी हो सकती है, क्योंकि हमारा नेचर हमें क्या रखता है, डिफरेंसेस रखता है। दूसरी चीज, नेचुरल वाला तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि नेचर ने ही डिफरेंसेस रखे हैं। जैसे नेचुरल डिफरेंसेस कौन से हैं हमारे, हाइट का डिफरेंस, एज का डिफरेंस, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का डिफरेंस, एंड इट इज टोटली रिलेटेड टू द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जितना भी नेचुरल डिफरेंस हमें देखने को मिलेंगे, जो नेचुरल इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही, जो नेचर ने हमको दी है, वो कहीं ना कहीं क्या है, फिजिकल कैरेक्टर से रिलेटेड है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपकी हाइट कैसी है, आपका एज कैसा है, आपका वेट कितना है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है, आप मेल हो तो कैपेसिटी कितनी है, आप फीमेल हो तो कैपेसिटी कितनी है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं, और इनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इनको इनइक्वालिटी में हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एज इट इज गिवन है। बट कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, सोशली प्रोड्यूस की गई हैं, जिसको सोसाइटी ने खुद बनाया है और सोसाइटी ने अपने लोगों पे इम्पोज कर दिया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे सोशली इंड्यूस्ड या सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटीज लाइक कास्ट, जेंडर, रेस एंड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो कास्ट है, कास्ट किसने क्रिएट की है, सोसाइटी ने क्रिएट की है। हमने वर्णा सिस्टम देखा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देन उसके बाद आज अगर हम देखते हैं जर्नल, SC ST OBC, ये कहीं ना कहीं ये हमने खुद बनाए हैं और अपने लोगों पे इम्पोज कर दिए हैं, ये नेचुरल बिल्कुल नहीं है। देन हम क्या देखते हैं, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, मेल फीमेल, कहीं ना कहीं पहले तो ऐसा होता था कि फीमेल्स को पढ़ने भी नहीं जाने दिया जाता था। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं सोसाइटी में कि सर्टेन नंबर ऑफ जॉब्स आर नॉट गिवन टू द फीमेल्स, कि कुछ जॉब ऐसी हैं जो फीमेल्स को नहीं मिलेंगी, सिर्फ मेल को ही मिलेंगी। जस्ट लाइक आर्मी में भी पहले एंट्री नहीं होती थी। तो आगे हमें क्या देखने को मिलता है कि कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, देन रेस, रेस आप किस रेस से बिलोंग कर रहे हो, आप निग्रोइड हो, आप ऑस्ट्रेलाइड हो, आप किस रेस से आ रहे हो। देन उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, इकोनॉमी एंड एजुकेशन। इकोनॉमिक बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज होती हैं कि कोई रिच है, कोई पुअर है, किसी के पास ज़्यादा वेल्थ है, किसी के पास कम वेल्थ है, ये भी कहीं ना कहीं सोशली इंड्यूस्ड हमारी इनइक्वालिटी। एजुकेशन को हम देखें तो एजुकेशन भी हमारा क्या है, सोशली इंड्यूस्ड इनइक्वालिटी है। बिकॉज एजुकेशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि ठीक है, किसी के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज थे, बहुत अच्छा बैकग्राउंड था, उसने बहुत अच्छी पढ़ाई करी, किसी के पास नहीं रिसोर्सेज थे, वो पुअर था, उसकी उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई। सो ये कहीं ना कहीं हमारी क्या है, सोशली इंड्यूस्ड इनइक्वालिटीज हैं, जो सोसाइटी ने खुद से क्रिएट की हैं और जो सोसाइटी इंपोज करती है लोगों पे, और यहीं पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों, क्योंकि इसमें से बहुत सारी ऐसी इनइक्वालिटीज हैं जिनको
को क्या शो किया जाता है कि अरे ये तो नेचुरल है, जबकि नेचुरल वो नहीं है, बिकॉज नेचुरल सिर्फ कौन सी होंगी, जो फिजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड होंगी। यहाँ पे जैसे कास्ट को बोला जाता है कि कास्ट तो पहले से चली आ रही है, धर्म में लिखी हुई है, तो ये सब चीज़ें जो बोली जा रही ये टोटली रॉन्ग है। यहाँ पे ये हमने खुद बनाई है और धर्म को मैनिपुलेट किया है लोगों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। सो हम क्या देखते हैं, मैनी इनइक्वालिटीज दैट अपीयर नेचुरल में एक्चुअली रीइंफोर्स्ड बाई सोसाइटी। बहुत सारी इनइक्वालिटीज जो हमको बोली जाती हैं कि नहीं ये तो नेचुरल होता है, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, तो अरे अब गरीब है तो वो क्या करेगा, उसका तो यही काम है, अगर अमीर है तो नहीं, उनको तो सारी वेल्थ मिलनी चाहिए। सो ये चाहे जेंडर के बेसिस पे लड़की है तो उसका काम ये है, लड़का है तो वो इस तरह से पढ़ाई करेगा, इस तरह से जाएगा, उसको इस तरह की जॉब मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं हमने क्या किया है, हमने उनको नेचुरल दिखाने की कोशिश की है सोसाइटी ने, और यहीं पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक आता है, बिकॉज दीज इनइक्वालिटीज आर नॉट नेचुरल। अब हमें देखना है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज का आपस में रिलेशन क्या है, और यहाँ पे बेसिकली किस तरह की इनइक्वालिटीज को हमें इन कॉन्स्टिट्यूशन में एड्रेस करना है। Here we are going to discuss the main dimensions of equality. So NCERT mentions the 3 dimensions of equality. NCERT बेसिकली हमारी क्या मेंशन करती है, 3 डायमेंशन को मेंशन करती है, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बेसिकली द 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, जिसमें से पहली क्या है हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी है, सेकेंड हमारी क्या है सोशल इक्वालिटी, एंड द थर्ड इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। इन तीनों को हमें डिटेल में समझना है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब क्या है, सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है, और इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब क्या है। सो 3 डायमेंशंस ऑफ द रिलेटेड टू द इक्वालिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। सो यहाँ पे हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ फ्लो चार्ट बना सकते हो, इस तरह का डायग्राम बना सकते हो और दिखा सकते हो अपने आंसर में। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेन द एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर एग्जाम। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब है। सो पॉलिटिकल इक्वालिटी मीन्स द इक्वल सिटीजनशिप एंड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल इक्वालिटी किस चीज से रिलेटेड होगी, इट इज बेसिकली प्राइमरली रिलेटेड टू द पॉलिटिकल एरिया, जहाँ पे राइट्स की बात होती है, जहाँ पे लॉज की बात होती है, जहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात की जाती है। सो ये किस चीज से रिलेटेड है, इक्वल सिटीजनशिप। बिकॉज हमने क्या देखा है, अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, सो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने किसको मेंशन किया है, सिटीजनशिप को मेंशन किया है। देयर आर 5 ways mentioned in the part 2 of the constitution from article 5 to 11 तक हमारा आता है। कहीं ना कहीं उसमें हमने सिटीजनशिप को मेंशन किया है कि कौन इंडियन सिटीजनशिप होगा, कैसे उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। देन हमने देखा है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, चाहे वो राइट टू इक्वालिटी हो, चाहे राइट टू फ्रीडम हो, ऑल द फंडामेंटल राइट्स, चाहे वो राइट टू हमारा एजुकेशनल राइट्स हो, चाहे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो, चाहे हमारा कहीं ना कहीं रिलीजन की फ्रीडम हो, वो सारी चीज़ें सारे सिटीजन्स को क्या मिलनी चाहिए, इक्वली मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं मीन्स इक्वल सिटीजनशिप मीन्स सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ऑल आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एंड द सेकेंड इज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, वेदर इट बी रिलेटेड टू राइट टू लाइफ लिबर्टी, वेदर इट बी रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन, सारे पॉलिटिकल राइट्स भी क्या दिए जाएंगे, इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। देन हम क्या देखते हैं, इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन शुड हैव। अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हो, बिकॉज वी हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो इन अ डेमोक्रेसी हर सिटीजन के पास कुछ चीज़ें होनी रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट इज अ वेरी बेसिक राइट, सो दैट यू कैन चूज एंड चेंज योर गवर्नमेंट। तो आप अपनी गवर्नमेंट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो, लेजिटिमेट बना सकते हो, अकाउंटेबल बना सकते हो। दैट्स वाई राइट टू वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड फ्रीडम, फ्रीडम रिलेटेड टू द थॉट ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वो चाहे रिलीजन की फ्रीडम हो, चाहे फ्रीडम टू प्रोफेशन की फ्रीडम हो, चाहे लाइफ की फ्रीडम हो, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो। फ्रीडम इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ इक्वालिटी। फर्स्ट राइट टू वोट, सेकेंड आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए। थर्ड हम क्या देखते हैं, राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस। जितनी भी पॉलिटिकल प्रोसेसेस होती हैं, वेदर इट बी द पॉलिसी फॉर्मेशन, वेदर इट बी द वोटिंग प्रोसेस, वेदर इट बी द डिसीजन मेकिंग, उसमें सिटीजन्स का क्या होगा, कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन होगा। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपको किस तरह के प्लान्स चाहिए, आपको किस तरह की पॉलिसीज चाहिए, वो कहीं ना कहीं उनके वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, सो दैट वी कैन इंश्योर, सो दैट द गवर्नमेंट शुड इंश्योर द वेलफेयर ऑफ ऑल द सेक्शंस of the society by the political participation of all the sections of the society, whether it be for women, whether it be for men, whether it be for SC ST, whether it be
बी फॉर चिल्ड्रन। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये बेसिक पॉलिटिकल इक्वालिटी अगर है तो ये बेसिक इसेंशियल्स आपके पास जरूर होंगे। देन हम क्या देखते हैं, राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस हो गया। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ऑल द पर्सन्स हैविंग एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ ओवर, जो भी लोग जिनकी एज 18 साल है या उससे ऊपर है, हैव द राइट टू वोट, वो वोट कर सकते हैं। दे कैन चूज देयर गवर्नमेंट, दे कैन मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सो यहाँ पे ये पॉलिटिकल राइट है, राइट टू वोट आपका। फिर हम क्या देखते हैं, एवरी वोट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है, एवरी वोट इज इक्वल। यहाँ पे जितने भी सिटीजन वोट डाल रहे हैं, वेदर इट बी वो अंबानी का वोट हो, वेदर इट बी वो अडानी का वोट हो, या वो एक पुअर से पुअर एक कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया का वोट हो, आम आदमी मैंगो मैन का वोट हो, तो वो भी क्या है, उसकी वोट वैल्यू इक्वल है। चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, इवन चाहे वो ट्रांसजेंडर क्यों ना हो, वोट वैल्यू ऑफ ऑल द सिटीजन इज इक्वल, जैसे हमें इक्वल देखने को मिलती है। एंड इक्वल एक्सेस टू द जस्टिस, लिबर्टी एंड ट्रीटमेंट ऑल्सो। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी किस चीज से रिलेटेड करती है, मेनली द इक्वल एक्सेस टू द जस्टिस। वो जस्टिस आपको जो मिल रहा है, चाहे वो आप जुडिशरी में जब भी जा रहे हो किसी भी चीज के लिए, सो यहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 जो हमारा कहता है कि आपको क्या मिलेगा, इक्वली जस्टिस मिलेगा, इक्वली आपके साथ में सर्कमस्टेंसेज में इक्वली सजा मिलेगी आपको, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा, चाहे आप रिच हो चाहे आप पुअर हो। देन हम क्या देखते हैं, लिबर्टी एंड ट्रीटमेंट। यहाँ पे लिबर्टी मींस जो आपका राइट टू लाइफ है वो भी कहीं ना कहीं आ जाता है। एंड देन द ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट इन द ऑल इक्वल सर्कमस्टेंसेज, इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। अगर क्राइम किया है तो आपको सजा मिलेगी, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग कर रहे हो। सो दीज एस्पेक्ट्स आर रिलेटेड टू द पॉलिटिकल इक्वालिटी। नाउ बेसिकली वी कम क्लोजर टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑफ और नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी, दैट इज सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी क्या होती है, अब इसको समझना बहुत जरूरी है। सो सोशल इक्वालिटी मीन्स दैट द इंडिविजुअल शुड इंजॉय इक्वल डिग्निटी एंड सोशल स्टेटस। दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती हैं। पहली चीज क्या बोला जाता है कि सोशल जो आपकी इक्वालिटी है वो क्या कहती है कि सारे सिटीजन्स के पास क्या होनी चाहिए, इक्वल डिग्निटी होनी चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनको हर एरिया में इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। देन हमें क्या देखने को मिलता है, एंड सोशल स्टेटस ऑल्सो, कि ऐसा नहीं कि कोई लोअर क्लास से है, लोअर कास्ट से है तो आप उसको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, तो उसका भी एक स्टेटस होना चाहिए सोसाइटी में, और उसके पास एक प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक डिग्निटी होनी चाहिए। ऑल द इंडिविजुअल शुड इंजॉय इक्वल डिग्निटी एंड सोशल स्टेटस। सबको, सबके साथ में किसी भी चीज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे सोसाइटी में नहीं किया जाएगा। सेकेंड हमें क्या देखने को मिलता है, इट रिमूव्स द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेसिस पे हो सकता है, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, एंड सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे भी होता है। तो ये सारा जब यहाँ पे सोशल इक्वालिटी की बात आएगी, सोशल इक्वालिटी की डायमेंशन आएगी, सो इट बेसिकली रिमूव्स द डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन को हटा देगी। वो डिस्क्रिमिनेशन हमारा चाहे कास्ट के बेस पे किया जा रहा हो, वो डिस्क्रिमिनेशन चाहे जेंडर मेल और फीमेल के या फिर लैंग्वेज के बेस पे किया जा रहा हो, चाहे रिलीजन हिंदू मुस्लिम इस्लाम क्रिश्चियनिटी चाहे इसके बेसिस पे किया जा रहा हो, चाहे रेस के बेसिस पे किया जा रहा हो, तो ये सारा डिस्क्रिमिनेशन रिमूव हो जाएगा when we come to the dimension of social equality. All the caste, all the religions treated equally. जैसे हम इंडिया में कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं सेक्युलरिज्म का, क्या बोला जाता है, सेक्युलरिज्म इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन किया गया है, और बोला क्या जाता है दैट ऑल द रिलीजन्स इन इंडिया शुड बी ट्रीटेड इक्वली। यहाँ पे सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। फिर आगे हम क्या देखते हैं, मीन्स अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कैसे यहाँ पे रिमूव किया जाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सो हिस्टोरिकली यहाँ पे हायरार्की हमें देखने को मिली है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ना सिस्टम। जो वर्ना सिस्टम हमारी सोसाइटी में चल रहा था उसके बेसिस पे सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था, एक हायरार्की बन गई थी। यहाँ पे हायरार्की कैसे, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय जो हमें देखने को मिलते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो यहाँ पे 3 क्लासेस जो थी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स का काम था कि आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, आप प्रीस्ट रहोगे, आप ये सब रिलीजियस जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन पे काम करोगे। देन क्षत्रिय या तो आप सोल्जर बनोगे या किंग बनोगे। देन वैश्य आप ट्रेडिंग का काम करोगे। एंड व्हाट अबाउट द शूद्रास, जो लास्ट क्लास थी, ये जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, उसमें शूद्रास को क्या बोला गया, दैट यू हैव टू सर्व ऑल द 3 क्लासेस, आप उन तीनों को सर्व करोगे। सो कहीं ना कहीं इसको जब भी सोशल इक्वालिटी की बात होगी, सो द हायरार्की क्रिएटेड हिस्टोरिकली बाय द वर्ना
varna system should be removed, in which some are considered as the superior and some are considered as inferior. जिसमें कुछ को बोला गया कि आप सुपीरियर हो, कुछ को बोला गया आप इंफीरियर हो, और किस बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे, कि अगर आप अपर तीनों कास्ट में पैदा हुए हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो आप क्या हो गए? सुपीरियर हो गए। बट अगर आप लोअर में हो गए, अगर आप शूद्र में आ गए, तो आप क्या हो गए? इंफीरियर हो गए। तो कास्ट के बेसिस पे जिसने क्या किया, कुछ को इंफीरियर बनाया, कुछ को सुपीरियर बनाया, ये कहीं ना कहीं सोशल इक्वालिटी के आते ही इसको खत्म कर दिया जाएगा, शुड बी रिमूव्ड। फिर आगे हमें क्या देखने को मिलता है? मेन एंड वुमेन ऑल्सो। बायोलॉजिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि मेन और वुमेन दोनों की स्ट्रेंथ अलग है, दोनों की कैपेबिलिटीज अलग है, दोनों की एबिलिटीज अलग हैं। बट यहाँ पे क्या किया जाता है? दे कैन बी बायोलॉजिकली डिफर। वो बायोलॉजिकली अलग अलग हो सकते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट में अलग अलग हो सकते हैं, पावर में अलग अलग हो सकते हैं, बट दे शुड हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। लेकिन उनको क्या करना चाहिए? पार्टिसिपेशन के मौके, कहीं ना कहीं एजुकेशन के मौके, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज वो इक्वली प्रोवाइड की जानी चाहिए। सो दीज आर ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द सोशल एस्पेक्ट डायमेंशन और सोशल इक्वालिटी। देन हमें क्या देखने को मिलता है? द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी और डायमेंशन, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या होती है? वी नो दैट फ्रॉम द वर्ड इकोनॉमिक, इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं कैपिटल की बात की जाएगी, पैसे की बात की जाएगी। सो इट कंसर्न्स द इनइक्वालिटीज। ये किस चीज से कंसर्न करती है? बेसिकली द इनइक्वालिटीज इन द एरिया सच एज वेल्थ, इनकम, प्रॉपर्टी एंड द रिसोर्सेज। जो भी हमारी इनइक्वालिटीज आती हैं, चाहे वो वेल्थ हो, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है, किसकी इनकम कितनी है, किसकी इनकम कम है, किसकी इनकम ज़्यादा है, नेटवर्थ कितनी है। देन हम क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के बेसिस पे कि हाँ पहले से कितनी प्रॉपर्टी है, बाद में कितनी प्रॉपर्टी है, ये क्या होता है? ये कम ज़्यादा हो सकती हैं ये चीज़ें। फिर रिसोर्सेज, कि कोई रिच रिसोर्स है किसी के पास में, किसी के पास में रिसोर्सेज ही नहीं है। सो दीज ऑल आर एस्पेक्ट्स कवर्ड इन द इकोनॉमिक इक्वालिटी। सो यहाँ पे जब भी इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी, इट मीन्स कि इन एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जाएगा और इन्हें रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी, कि इनके बेसिस पे जो भी इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, रिच और पुअर के बीच में जो ड्रिफ्ट है, जो गैप है, उसको हम क्या कर सके? उस गैप को वाइडन होने से रोके, प्लस उस गैप को कहीं ना कहीं किसी तरह हम बराबर कर सके। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या दिया, जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि हिस्टोरिकली कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि वर्ना सिस्टम की वजह से हमारे जो SC ST कैटेगरी के लोग थे, उनका इकोनॉमिक स्टेटस बहुत डाउन हुआ। सो हमने यहाँ पे उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया, जॉब्स में भी प्रोवाइड किया, एजुकेशन में भी प्रोवाइड किया। सो ये एक स्टेप है कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने का। फिर आगे हम क्या देखते हैं? गोल शुड नॉट मेक एवरीवन इक्वली वेल्दी, बट एटलीस्ट हैव सम बेसिक रिसोर्सेज टू ऑल द पीपल। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी में अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी, उसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया के सब लोगों को अंबानी के बराबर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि सब लोगों के पास उतनी ही नेटवर्थ आ जाएगी जितनी एलॉन मस्क के पास है, ऐसा नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं ये हम इंश्योर कर सकते हैं बाय द वेलफेयर स्कीम्स, की कहीं ना कहीं जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, दे शुड ऑल बी गिवन टू द ऑल द पीपल्स ऑफ इंडिया। बेसिक इनकम, जो कहीं ना कहीं एक बेसिक आप कह सकते हो पैसा जो जरूरतों को पूरा करता है, इसेंशियल कमोडिटीज जिससे आप ले सकते हो, वो सारी क्या होनी चाहिए? वो सबको प्रोवाइड करने की बात की जाती है इन द इकोनॉमिक इक्वालिटी। देन हम क्या देखते हैं? मैनी पीपल इन द सोसाइटी ओन मोस्ट रिसोर्सेज बट सम इवन नॉट। एग्जाम्पल हमें क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, कि कुछ लोग सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और कुछ लोग सोसाइटी में है जिनके पास इवन दे कैन नॉट अफोर्ड टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, जो अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए 500 रुपए भी बहुत बड़ी चीज है, और कुछ ऐसे हैं जिनके 5000 भी बड़ी चीज नहीं है। तो यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है उसको क्या किया जाए? उसको कम किया जाए। मीन्स यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, एंड द बेसिक इनकम जो कहीं ना कहीं है, वो सबको इंश्योर की जाए। सो दीज आर ऑल 3 एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड यहाँ पे सोशल इक्वालिटी हमें देखने को मिलती है। ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो गए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।